गुप्त जी का युग जन जागरण एवं जन आंदोलन का युग था। पराधीन देश गुलामों की जंजीरों से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। गुप्त जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से देश के नवयुवकों को स्वतंत्रता का संदेश दिया। देश प्रेम और प्राणों की बलिदान करने की महती प्रेरणा भी प्रदान की। राष्ट्र के मानस को उसके पुरातन अतीत का गौरव सुनकर सजग और सक्षम बनाया। कवि अपने देश की वर्तमान दशा से दुखी होकर अतीत की ओर जाता है और वहाँ से प्रेरणा ग्रहण करके युवकों को अपने पतन के कारणों पर भी विचार विमर्श करने के लिए आह्वान करता है और कहते हैं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। गुप्त जी की काव्यकृति भारत भारती राष्ट्रीय आंदोलन की गीता कही जा सकती है। उसका एक एक छंद हमारे प्राणों में विद्युत भर देने वाला है। भारत भारती के निम्नलिखित छंद में देश की मुक्ति की विनती की गई है। मानस भवन में आर्यजन उसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती। साकेत की सीता भारत लक्ष्मी है जो समुद्र पार अंग्रेज जो राक्षस के समान हैं, मानो उसके बंधन में पड़ी हुई है और मुक्ति की कामना करती है। भारत लक्ष्मी पड़ी राक्षसों के बंधन में, सिंधु पार वह बिलख रही और व्याकुल मन में। गुप्त जी के काव्य की जो तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वह गांधीवादी आदर्श और गांधीवादी भावनाएं हैं। राष्ट्र कवि के रूप में गुप्त जी गांधीवादी विचारधारा के संपोषक कहे जा सकते हैं। वे कर्म और मन से गांधी के सिद्धांतों का अनुगमन करते हैं। गांधी जी से प्रभावित होकर गुप्त जी ने लोक कल्याण के लिए जन सेवा की घोषणा की। न तन सेवा न मन सेवा न जीवन और धन सेवा, मुझे है इष्ट जन सेवा, सदा सच्ची भुवन सेवा। उस समय का स्वाधीनता आंदोलन का युग गांधीवाद में अछूत नारी, मजदूर, किसान, दीन दलितों के प्रति जो प्रेम और सहानुभूति का भाव है, और उसके साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता की तीव्र आकांक्षा भी उनके काव्य में देखने को उस समय के समाज की आवश्यकता थी। उसके बहुत ही तीव्र स्वर हम गुप्त जी के काव्यों में देख सकते हैं। अछूतों के प्रति उनकी सहानुभूति देखिए। इन्हें समाज नीच कहता है, पर हैं ये भी तो प्राणी, इनमें भी मन और भाव है, किंतु नहीं वैसी वाणी। इसी प्रकार हिंदू और मुस्लिम एकता पर भी उन्होंने लिखा है। हिंदू मुसलमान दोनों अब छोड़ें यह विग्रह की नीति। उनका लक्ष्य है कि दोनों मिलकर अब देश निर्माण और देश को आज़ाद कराने में एकजुट होकर लग जाएं। साकेत महाकाव्य में राम के वनगमन पर अयोध्या के नागरिक राम के सम्मुख विनत सत्याग्रह करते हैं। सीता भील कुमारियों को चरखा एवं तकली चलाना सिखाती है। और उनकी चौथी विशेषता को अब हम देखें तो वह है मानवतावादी भावनाएं। क्योंकि वह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित हैं, तो गुप्त जी का काव्य मानववादी भावनाओं से भी ओतप्रोत है। वसुधैव कुटुंबकम की महती भावना गुप्त जी के काव्य की प्राण कही जा सकती है। वे संपूर्ण मानवता के कल्याण की कामना करते हैं। इसीलिए साकेत के राम ईश्वर होते हुए भी भूतल पर ही स्वर्ग लाने का संदेश देते हैं। संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, मैं भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। मानव जीवन की महानता दूसरों की भलाई, त्याग, बलिदान करने में है। उनकी प्रसिद्ध कविता वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे में मानवतावादी भावनाओं के सजीव दर्शन हमें होते हैं। अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसी प्रकार व्यष्टि के छोड़कर समष्टि के प्रति समर्पित होने का संदेश भी वो देते हैं। निज हेतु बरसता नहीं व्योम से पानी, हम हूँ समष्टि में लीन व्यष्टि बलिदानी।
भारतीय संस्कृति का निरूपण भी हम उनकी काव्य और रचनाओं में देखते हैं। राष्ट्रकवि गुप्त जी भारतीय संस्कृति के व्याख्याकार भी कहे जा सकते हैं। भारत भारती से लेकर अद्यावधि उनकी कविताओं में भारतीय संस्कृति के अनेक रूप प्रतिबिंबित होते हैं। अपनी काव्य साधना के द्वारा भारतीय संस्कृति के मूलभूत सिद्धांतों को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करके विश्व के सम्मुख भारतीय संस्कृति की उत्कृष्टता और श्रेष्ठता का प्रतिपादन गुप्त जी ने किया है। गुप्त जी भारतीय संस्कृति के पुजारी थे। भारत की वर्तमान हीन अवस्था को वे एकमात्र कारण मानते हैं और कहते हैं कि यह पीढ़ी प्राचीन संस्कृति की गौरवशाली परंपरा से दूर होती जा रही है, अपने आदर्शों को भूल रही है। अतः भारतवासियों के हृदय में अपनी गौरवशाली संस्कृति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना उनका ध्येय था और इस ध्येय में वो पूर्ण तरह सफल हुए भी। उनके कथा काव्यों में साकेत, द्वापर, विष्णुप्रिया आदि के द्वारा कवि ने सफलता के साथ भारतीय संस्कृति को अपनाकर विश्व नागरिक अपना कल्याण बताया कि अपना कल्याण कर सकते हैं। उनकी अगली विशेषता है समन्वयवादी। भारतीय संस्कृति के आख्याता एवं युग प्रतिनिधि कवि होने के साथ ही गुप्त जी काव्य में समन्वय के महत्व पर भी बल देते हैं। गुप्त जी ने अपने काव्य में त्याग और भोग, मुक्ति और बंधन, संग्रह और अपरिग्रह, नवीनता, प्राचीनता, क्रिया और ज्ञान आदि समस्त संस्कृतियों के समन्वय पर अपनी लेखनी चलाई। आगे देखें, नवीन भावनाओं का उन्मेष भी उनके काव्य में है। भारतीय संस्कृति प्राचीन भारतीय आदर्शों के पुजारी होते हुए भी गुप्त जी नवीन भावनाओं के वाहक हैं। युग के अनुकूल आदर्शों को परिवर्तित करने के लिए वे सदैव तत्पर हैं और वो कहते हैं हमारा पथ वही होगा जिसे हमारे पूर्वजों ने निर्धारित किया है, लेकिन हमें उसकी संकीर्णता को दूर करना होगा। इस प्रकार गुप्त जी नवीनता के समर्थक हैं। उन्होंने प्राचीन पौराणिक आख्यानों को अपनी काव्य साधना की विषय वस्तु बनाया और उसके माध्यम से नवीन विचारों की मान्यताओं पर भी बल दिया। अगली विशेषता है उनकी नारी भावना। गुप्त जी नारी को पुनः प्रतिष्ठा प्रदान करना चाहते हैं। गुप्त जी ने अपने काव्य में नारी जागरण को प्रमुख स्वर के रूप में माना है। समाज में नारी की करुण अवस्था देखकर वो बहुत आहत होते हैं और नारी के जीवन को रंगों से, आशा और विश्वास से भर देना चाहते हैं। नारी जीवन पर लिखी गई उनकी ये पंक्तियाँ हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। विश्व साहित्य के किसी भी महाकाव्य में इतनी अधिक उदात्तता के दर्शन नहीं होते। साकेत, यशोधरा, द्वापर, विष्णुप्रिया सभी में और अपने निबंधों में भी साहित्य में उपेक्षित नारी पात्रों के प्रति उन्होंने अपनी सहानुभूति की लेखनी चलाई है। सहानुभूति और सम्मान की लेखनी चलाई है। गुप्त जी के अनुसार भारत के पतन का कारण यही है कि हम नारी को समुचित आदर या सम्मान नहीं देते। गुप्त जी रस सिद्ध कवि हैं। अपने काव्यों में नव रस का सुंदर विधान करते हैं। रंग में भंग, सिद्धराज, जयद्रथवध आदि कृतियों में वीर रस मूर्तिमान हो उठा है। इसी प्रकार उनके काव्य में अन्य रसों की अवतारणा भी मिलती है। श्रृंगार के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग, देखने को मिलते हैं। उनका सुंदर परिपाक देखने को मिलता है। गुप्त जी की संयोग की अपेक्षा वियोग में अधिक सफलता मिली है। साकेत की नायिका उर्मिला प्रिय के वियोग में आरती के समान जलती रहती है। मानस मंदिर में सती प्रिय की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। इसी प्रकार रस के विवेचन के बाद हम देखें तो मैथिली शरण गुप्त में प्रकृति चित्रण भी विशिष्ट प्रकार का है। प्रकृति काव्य में सहचरी बनकर आई है। प्रकृति चित्रण के सभी रूप वहाँ दृष्टिगोचर होते हैं। साकेत, पंचवटी आदि में प्रकृति का आलंबन
और स्वतंत्र दोनों रूपों में चित्रण हुआ है। स्वतंत्र रूप से प्रकृति का उदाहरण भी देखने योग्य है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। श्वेत वसंत सा बिछा हुआ है अवनी और परतल में। साकेत में प्रकृति का संदेश वाहिनी दूती का रूप भी बड़ा ही सुंदर है। हंस छोड़ आए कहाँ मुक्ताओं के देश, यहाँ बंदनी के लिए लाए क्या संदेश। आज हम मैथिली शरण गुप्त की भाव पक्ष से संबंधित विशेषताओं पर ही चर्चा करेंगे। इसके अगले भाग में हम गुप्त जी के काव्य की कला पक्षीय विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।